हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल डूइंग वेल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में टॉपिक्स आते हैं मोशन, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी एंड पावर। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स जो डेफिनेशन मैं बहुत ही आपको सरल वे में बताऊंगी, बहुत ही ईजी वे में बताऊंगी। Behavior of a physical body. There is a behavior of a physical body when subject to force or displacement and subsequent effect of a body on an environment. जैसे मैकेनिक्स क्या होता है, एक ऐसे बॉडी है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं आप, कोई डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, तो कुछ काम कर रही है ना, तो उसी को कहा जाता है मैकेनिक, जो कुछ काम कर रही है। अब वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाई इन अ बॉडी बाई ग्रेविटी। अब वेट, और देखिए वेट और मास दोनों डिफरेंस होता है, वेट और मास दोनों में सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेट और मास में, मतलब लोग को लगता है सिमिलरिटी है, बट नहीं। अब वेट क्या होता है? वेट W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। वेट मिनट W वेट जो होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। और मास क्या होता है? मास जो है हमारा मास होता है। तो वेट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन मास जो है चेंज नहीं होता रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अर्थ पे वेट अलग होता है, ठीक है, मून पे वेट अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जी जो है ना वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी जितनी जहाँ पे लग रही है उतना वहाँ पे का वेट होगा। अब आइए पढ़ते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे लगता है उसके अकॉर्डिंगली जो काउंट किया जाता है, यह वे वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस, अभी मैंने बताया आपको। और इसकी जो है एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है। और यह स्केलर क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह। और अमाउंट ऑफ मैटर जो है, अमाउंट ऑफ मैटर काउंट किया जाता है। अब आप लोगों को आगे मैं पढ़ाऊंगी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही हूँ, ठीक है, मेरी डायरेक्शन ये है, ठीक है, मेरी डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे भी आ रही हूँ, तो इस मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितना मैंने वर्क, मतलब जहाँ से मैं चली तो कितना दूर तक चली। स्केलर का क्या होता है? स्केलर जो होती है कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब मैं ए से बी तक चल रही हूँ, ठीक है, ए से बी तक चल रही, तो ये क्या हो गया? मेरा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो है, अब हम मैं ए से बी तक, अब मान लो मैं ये ऐसे 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 करके ए से बी तक आई, तो ये जो मेरा काउंट कराएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, क्योंकि हम बहुत ही एकदम ईजी वे में जब चल रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वाइल डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। मैंने आपको बताया डायरेक्शन भी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। आगे आते हैं। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? देखो स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम ट्रेवल्ड, डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया जा रहा है, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो यह स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट मास इंटू मास अपॉन सेकेंड होती है। लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे होता है और ये डिस्टेंस पे होता है। तो अगर ये डिस्टेंस पे हो रहा है और टाइम तो कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्पीड डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी जो है वो वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। आगे आते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। कि वॉल्यूम मैग्नीट्यूड जो मैंने आपको बताया, वॉल्यूम मैग्नीट्यूड विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, और वाइल वेलोसिटी बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए ये सब आपको डिफरेंसेस थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या ही पूछेगा, और इजी क्वेश्चन यही सब पूछता है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ए और ये बी। अब मान लीजिए ए पे हम वेलोसिटी इसकी अभी खड़ा है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v इज इक्वल टू 30 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से काउंट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी।
अब इसकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, रख लीजिएगा, वैसे एसआई यूनिट तो नहीं पूछता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट अ रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस अ कंपेल्ड टू चेंज इस स्टेट बाय। अब जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर जब तक हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है तब तक हम बैठे, मतलब अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, जब तक हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता तब तक हम दौड़ेंगे नहीं। तो यही होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया, कि जब तक जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं तब तक वो कोई काम मतलब उसी तरीके से काम कर रहा है। जैसे हम बस में बैठते हैं, बस में बैठ रहे थे, अचानक से बस चल देती है, तो क्या होता है वहाँ पे यही होता है ना, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ अ मास ऑफ अ मैटर बाय विच इज कंटिन्यू इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस दैट स्टेट इज चेंज बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। अब मोशन सेकेंड लॉ क्या होता है? मोशन सेकेंड लॉ कहता है कि 2 वेरिएबल्स होते हैं मोशन सेकेंड लॉ पे। नेट फोर्स कहलाता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब ए क्या है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड, ये तो ठीक है, अब उससे डिराइव हो जाता है। अब थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, तो एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये एक बॉल रखी हुई है, बॉल मतलब एक क्यूब रखा हुआ है, लकड़ी है। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F1 का, दूसरा फोर्स लगा रहा है F2 का। तो देखो, तो क्या करेगा ये जो अर्थ होगा, ये जो ब्लॉक होगा ना, ये भी तो अपना फोर्स कुछ लगाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं उसको, अर्थ लगाती है। तो इसी तरीके से होता है लॉ ऑफ मोशन। एक्शन, देखिए यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लॉज है, तो एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी। अब मोमेंटम, देखिए मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब ऐसा यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। अब हमने मोमेंटम पढ़ा था कि क्या होता है? एम इंटू वी, तो एम इंटू वी, और एम इंटू वी होता है डिवाइडेड बाई टाइम। अब रेट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इनिशियल से फाइनल तो माइनस करना नहीं है, फाइनल से इनिशियल ही करेंगे ना, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। अब एम कॉमन ले लिया तो वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब वी माइनस यू, एफ इज़ डायरेक्टली एम डिवाइडेड बाई टी है। अब इसको, ये क्या था, मैंने पीछे पढ़ाया था ना कि ये होता है ए मतलब एक्सेलरेशन, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे अब के कांस्टेंट और के की वैल्यू 1 और ये सब फलाना ढमकाना सब लिखा रहता है हमेशा। अब आते हैं वर्क। वर्क क्या होता है कि वर्क, अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर वो चेंज हो रही है बॉडी, तो क्या किया हमने? कुछ काम किया ना। अगर हम दीवार को फोर्स लगा रहे हैं, दीवार हिल ही नहीं रही है, तो हमने कोई काम ही नहीं किया। तो यही होता है, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, तो नो वर्क डन। तो एफ इंटू एस होता है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो अब ये सब तो बहुत ही मतलब टेक्निकल है, रहने दीजिए, तो छोड़ दीजिए। फिर पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ मशीन, रेट ऑफ वर्क डूइंग। तो जब भी कहीं रेट लग जाता है ना, तो रेट का मतलब क्या होता है? टाइम हो जाता है। तो रेट ऑफ वर्क डूइंग, तो वर्क कर रहा है विथ टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पावर। तो ये जो है एसआई यूनिट इसकी जूल पर सेकेंड हो जाएगी। और इसका जो है मैंने पीछे पढ़ाया था आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में हुआ था कि पावर जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है? वाट, ठीक है। और वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये सिर्फ आपको काम भर की चीज़ें याद रखनी है। अब एनर्जी इज कैपेसिटी, एनर्जी क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमारे पास एनर्जी कोई काम करने की होगी, अगर हमारे पास कोई करने की है तो उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। कि एसआई यूनिट जो है होता है, ठीक है। या
स्केलर क्वांटिटी होती है। मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो होता है वो डिफरेंट दो टाइप के होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी जो है वो दो टाइप के होता है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh अगर किसी हाइट की बात हो रही है, और हाफ mv² अगर किस वेलोसिटी की बात हो रही है। देखिए अगर वर्टिकल कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, अगर कोई हॉरिजेंटल चेंजेस हो रहे हैं, हॉरिजेंटल रेट ऑफ वर्क हुआ जा रहा है, हॉरिजेंटल अगर हम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है तो वो हो जाएगा पोटेंशियल। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इन द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी, और ये रहा mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं कि देखिए अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय अपरेटस, अब क्या होता है, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डायनेमो क्या है, मैकेनिक्स काम करता है, मैकेनिकल मतलब हार्ड वर्क काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हम मोटर क्यों यूज़ करते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हमारे कामों को करता है। माइक्रोफोन जो है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, सोलर जो है, सोलर सेल जो है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ट्यूब लाइट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्जन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैंडल जो है वो केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सितार जो है मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन अ ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तभी तो उनको एनर्जी मिलता है, तभी तो फूड अपना प्रिपेयर कर पाते हैं सोलर एनर्जी से, ठीक है। चलिए मैं आपको ये भी कंप्लीट ही कर देती हूँ, है लंबा तो बट हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ये लेक्चर एंड करूँगी, फिर डे बाय डे पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद को भी पढ़ना होता है, तो इस वजह से मैं अच्छे से सब कुछ नहीं करा पाती हूँ, बट हाँ जितना करा रही हूँ बहुत ही है। एक सिंपल मशीन जो होती है वो पर्सन के कामों को करती है, तो उसको क्या होता है, वो मशीन हम क्यों यूज़ करते हैं, मशीन हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, ठीक है। हमें उतनी एनर्जी ना लगानी पड़े, हमें उतना फोर्स ना लगाना पड़े, तो वही सेम अमाउंट का काम करेगी। ऐसा थोड़ी कपड़े धोने हैं तो हमें मशीन लगा दिया तो कपड़े ज़्यादा धो देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा अमाउंट तो नहीं धोएगी, उतना ही धोएगी, बट क्या होगा कि हमारे जो फोर्स हमारा लगेगा कपड़ा धोने में और ये सब चीज़ों में कम लगेगा, ठीक है। अ मैन इज स्टैंडिंग इन सेंसिटिव बैलेंस इफ़ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस। अगर हम जो है वो इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हवा जाती है। अब हवा जाएगी तो हमारा जो बैलेंस होगा ना वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मतलब रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीज़ होगा, हमारा बैलेंस नहीं इंक्रीज़ होगा। हम एक तो बैलेंस पे खड़े हुए हैं तो हमारा वेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था, जिसका भी मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो वॉल्यूम की तो हमारे पास कोई ऐसा कोई मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है कि हाँ माइनस है प्लस है, ऐसा तो कुछ नहीं, कोई अमाउंट ही होता है, वो भी पॉजिटिव में होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेयर एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंप्रोमाइजेज दो बोथ, ये तो मैंने आपको बता दिया। और फिर बोला विच आर द फॉलोइंग द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी टाइम तो नेगेटिव में काउंट होता नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव में कभी काउंट नहीं होता है, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं काउंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव में काउंट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इसमें, तो इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी प्रेशर है, क्योंकि फोर्स तो m × a होता है, वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए ये सब वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। अब ये भी बोला विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेटिव बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी क्या था, m/v, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम बाई फोर्स, तो मास हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो आपको पता ही है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी जो है कभी क्रिएट नहीं की जाती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, बस ट्रांसफ़र की जाती है। एनर्जी ऑफ अ विंड, अब विंड की एनर्जी क्या है, विंड जो है हाफ mv², उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली जो चेंज होता रहता है। ऑल मूविंग थिंग्स हैव अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाई ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ मूवमेंट। Wind energy is the kinetic energy of air in a motion. The kinetic energy of a wind can be converted into mechanical and electrical energy. ये भी फिर वही आ गया। अब ये है हीट टू इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट टू इलेक्ट्रिसिटी जो है, हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, अब क्या है, सोलर सेल ही तो है जो हीट देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है।
अब इलेक्ट्रिक टू साउंड में क्या, लाउड स्पीकर क्यों यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक टू साउंड में? हीट टू मास। अब हीट टू मास जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी हीट देते हैं तभी मास जो है हीट टू मास में कन्वर्ट होता है, मास टू केमिकल टू हीट एंड लाइट तो फ्यूल कंबशन होता है। वैसे ये थोड़ा क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, नहीं फ्यूल कंबशन ये रहा, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पता है, ठीक है। इस तरीके से है क्वेश्चंस। और अगर एक ट्रेन स्टार्ट होती है तो अब जो हेड ऑफ द पैसेंजर है वो जो बैठा हुआ वो बैकवर्ड जाता है, क्यों जाता है अभी मैंने आपको बताया था कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से। स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद स्टैटिक साइंस सिचुएशन ऑफ द रेस्ट। स्टैटिक साइंस इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विद सिचुएशन ऑफ द रेस्ट, ये आप याद कर लीजिएगा। मतलब मैन स्टैंडिंग कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑन अ प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिस्लिंग इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम एंड मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। ये बात तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैन जो है विस्लिंग कर रहा है तो मैन यूजेस हिज ब्रेथ यूज़ कर रहा है प्रोपेल करने के लिए हिमसेल्फ। तो मोमेंटम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू मास और मोशन की वजह से चेंज होता रहता है। तो हेंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज, हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर। समझ में आया क्या हो रहा है? देखिए अगर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, वो सीटी बजा रहा है। अब वो सीटी बजाएगा तो कोई फोर्स किया तो उसको अपने प्रोपेल करने के लिए, चेंज करने के लिए अपने आप को, तो सीटी बजाया, तो ये बात तो सही है। लेकिन अगर किसी चीज़ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उसका मोमेंटम कैसे हो जाएगा? तो दूसरा ये, इफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कहीं नहीं चेंज होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक। अब आइस पे वॉक करना क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि आइस पे जो होता है वो उसका फ्रिक्शन जो होता है बहुत ही कम होता है। हम रोड पे क्यों वॉक कर पाते हैं? क्योंकि रोड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, जैसे हम रोड को फोर्स देते हैं तो रोड भी हमें फोर्स देती है, तो फ्रिक्शन है। तो जैसे हम, ये है रोड है, ठीक है, ये रोड। अब हम मतलब ये आदमी जो है वो चल रहा है, ठीक है, वॉक किया। अब इसने जो है रोड पे फोर्स मारा, तो रोड ने भी इस पे फोर्स मारा, तो फ्रिक्शन लगा, इस वजह से गिरा नहीं, वरना ये गिर जाता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता रोड पे तो ये गिर जाता। इन अ स्टार्टिंग लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन कीप मूविंग। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन मतलब बहुत ज़्यादा, एक बार लेस फ्रिक्शन लग रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो हो गया है। अ मैन जम्प्ड 5 मीटर पर सेकेंड, और ये तो फिर यूपीएससी क्वेश्चन है, तब ये थोड़ा मेरे टेक्निकल हो जाता है। एक ट्रक है, कार है और मोटरसाइकिल है, उसकी इक्वल काइनेटिक एनर्जी इफ़ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग XYZ। अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो अगर तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अगर एक डिस्टेंस पे ट्रैवल करके अगर वो रुक जाते हैं, अगर एक डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल करके रुक जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मास में ही डिफरेंस होगा। मास में भी सेम डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दे स्टॉप ट्रैवलिंग XYZ। अब तीनों इक्वल हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इक्वल काइनेटिक, इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम दे हैव स्टॉप एट अ सेम डिस्टेंस। अगर इक्वल फोर्स लग रहा है उनको रोकने के लिए तो वो जो है एक सेम टाइम पे करेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी आप ये फार्मूला लगा करके निकाल लेना। तो साइकिल एंड कार यूज़ बॉल बेयरिंग क्यों यूज़ करते हैं? इफेक्टिव एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सेल इज़ रिड्यूस हो जाती है, बहुत तेज़ी से चलती है। पर्सन सिटिंग इन अ कार विच इज़ एट अ रेस्ट, द रिएक्शन फ्रॉम द रोड टू ईच व्हील इज आर। when the car run on a straight level road, how will your reaction either the front will vary। तो क्या होता है कि आर जो होगा वो लेसर होगा, ज़्यादा जो है वो जो आगे को लगता है। ये ऑयल टंकर है, पार्सली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड with a uniform acceleration. The free surface of oil then is inclined to horizontal with larger depth at the error end। फोर्स लगेगा तो पीछे की तरफ वो खाली होगा, आगे की तरफ जो हॉरिजेंटली जो मूव करेगा। ये देखिए 4 व्हील व्हीकल, अभी पीछे पड़ा था ना क्वेश्चन, यही है। बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विथ विच
then roll on a level of ground. After covering a short distance, the ball come rest. जो बॉल को मारता है और थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पे हो जाती है, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ द बॉल अपोजिंग द मोशन मतलब मैंने बताया था ना आपको कि एक्शन रिएक्शन होता है, तो बॉल पर मारे, वो थोड़ी देर गई तो रोड ने फ्रिक्शन लगा दिया और वो रुक गई, ठीक है। और ये है व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है? वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे काम करता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ द वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन is a technique which involves the application of the centrifugal force to separate particles from a solution according to size, shape, density, viscosity of the medium and rotor speed. Separation of the milk. अब ये अगर सेपरेट करना है मिल्क को, सेपरेट करना है क्रीम को मिल्क से, तो क्या लगेगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। देखिए ख़त्म हो गया। देखिए आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत पास है। मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी, थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलता ही होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं बहुत ही न्यू हूँ इस फील्ड में, तो मैं ट्राई करूँगी बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।